नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। नमस्कार डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके प्रारंभ 2.0 में। और पहले तो शुरुआत में एक ही बात मैं बताता हूं कि कल एक आपके ग्रुप के लिए स्पेशली एक अलग से बच्चे को बोला है, हायर किया है। वो बच्चा आपके ग्रुप को 9 बजे करेक्ट ओपन कर देगा और फिर 11 बजे तक आपका ग्रुप आज से प्रॉपर ओपन रहेगा। ठीक है, अगर वो बच्चा भी नहीं करता तो मैं आप 3-4 लोगों से कह कर आया हूं कि 9 बजे प्रॉपर नीट का ग्रुप ओपन हो जाए। ठीक है, तो जो बच्चा मुझे देख रहे हैं उस उनके लिए तक मैंने बात पहुंचा दी है। डीपीपी लगातार आपकी जा रही है हमारी साइड से। और अच्छी बात क्या है कि जो डीपीपी होते हैं वो कोई अदर से कोई टीम नहीं बना रही, वो टीचर ही उसी टॉपिक पर ही क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर आपको देते हैं। तो जो भी बच्चे आ रहे हैं, जो भी बच्चे, जो भी डॉक्टर्स आगे आने वाले हैं, वो एक बात को लिए इस बात के लिए सुरक्षित हो जाइए कि आपको रोज एक भी दिन बिना मिस किए अपने क्वेश्चंस को लगाते रहना है। ठीक है, और जिन क्वेश्चंस पर आपको कहीं भी डाउट है या फिर कहीं अटक गए हो तो उस क्वेश्चन पर आप अपने आप को उसको फिल्टर कर लें, यानी कि आप उस पर राउंडिंग कर लें, उन पर एक साइन जरूर कर लें कि कभी भी आप उस क्वेश्चन को देखो तो देखो कि हाँ जी ये वाला क्वेश्चन हमारा अभी रह चुका है। डीपीपी को पूरा का पूरा फिल्टर करने के लिए डीपीपी को पूरा का पूरा फिल्टर करने के लिए मैं उसकी प्रॉपर क्लास लेकर आता रहूंगा। और जिन क्वेश्चंस में आप अटके होंगे या जो ऐसे क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुए होंगे उन क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन आपके यहां पर कराऊंगा। चलिए, ठीक है, ओके, चलिए तो शुरुआत करेंगे सभी प्यारे बच्चे। जी, ओके। आज डाउट ग्रुप फिर से ओपन हो गया है। मैंने तो बोला था, एक सेकंड रुक जाइए, मैं बोल देता हूं। क्योंकि दरअसल ऐसा होता है ना प्यारे बच्चे कि स्टार्टिंग में, रुकिए एक सेकंड, ये मैंने इसको बंद कर दिया है। जी, एक टीम काम नहीं करती ना, बहुत सारी टीम काम करती है, तो उसी के हिसाब से हमें करना है। चलो जी, आज मैं कहाँ से स्टार्टिंग करूंगा। आज मैं हेनरी नियम पर काम करूंगा और हेनरी नियम में कितने कितने हमें पॉइंट्स कवर करने हैं उसको कवर देखना है। तो कल की डीपीपी में आपके कितने क्वेश्चन सही रहे मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। आंसर की उसी के ही नीचे होती है, आंसर की उसी के ही नीचे होती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, 8 क्वेश्चन सही हुए, 2 क्वेश्चन भी सही हो जाते, अगर आपको थोड़ा सा लगाइए दिमाग वो भी हो जाएंगे। तो देखो, हेनरी नियम को करने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि हम किसी गैस को कैसे कैसे पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर डालकर डिसॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो डिसॉल्व करने का मतलब है विलयता। हेनरी भी यही कह रहा है। अगर मैं हेनरी की बात करूं तो हेनरी कह रहा है कि भैया अगर किसी गैस को आपको डिसॉल्व करना है हेनरी नियम के हिसाब से, सारे के सारे जितने भी की पॉइंट्स होंगे मैं आपको बताता चलूंगा। इसमें हेनरी ने पहली बात ये बोली है कि जो भी गैस होगी वो आपके टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पर डिपेंड करेगी। ठीक, ओके, किस पे डिपेंड करेगी। हाँ, तो जो भी आपकी हेनरी रूल के अकॉर्डिंग जो गैस होगी, अगर किसी गैस को किसी लिक्विड में जाना है, मिक्स होना है, तो वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा और वो प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन टेम्परेचर से ज्यादा प्रेशर पे वो डिपेंड करता है, यानी कि जो दाब होता है उस पर ज्यादा निर्भर करता है। तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, एक जगह रोकना पड़ेगा। कभी आपने देखा होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाते हैं, सोडा सिकंजी वगैरह सब बनाते हैं, तो उनके हाथ में एक ऐसे प्रेशर मशीन होती है, वो फ्लेवर वाला रंग बिरंगा शरबत लेते हैं, उसमें ऐसे ऐसे दबाते हैं और क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर डिसॉल्व होती है। अच्छा, ये वाली बात सही है। तो मैं यहां पर देखूंगा कि पहले वाले पर निश्चित ताप, आपको टेम्परेचर नहीं बदलना है, टेम्परेचर फिक्स रखिए। आपको प्रेशर ज्यादा करना है तो कोई गैस पानी के अंदर, कोई गैस लिक्विड के अंदर क्या होती रहेगी, डिसॉल्व होती रहेगी। ठीक है, यहां तक की बात सही है। चलिए, तो मैं यहां पर एक सीधी सीधी बात लिख रहा हूं कि निश्चित ताप होना यहां पर बहुत जरूरी है, निश्चित ताप पर। ठीक है, गैस का प्रेशर या फिर गैस पे लगने वाला प्रेशर, गैस का जो दाब होगा, गैस का जो दाब होगा
वो सीधा समानुपाती हो जाता है किसी गैस की विलयता में, यानी कि विलयता में। और विलयता किस में होगी? द्रव में। विलयता किस में होगी? गैस की द्रव में विलयता। गैस को द्रव में, यानी कि गैस की द्रव में विलयता। ठीक है, यहां तक की बात ध्यान रखेंगे जी। हाँ, वर्कशीट ऐसे लेवल की मिलेगी बेटा जो नीट का टक्कर से भी प्लस में होगी। गजब लेवल पे वर्कशीट डिजाइन हो रही है। ठीक, तो निश्चित ताप पर गैस का जो प्रेशर होगा, जितना आप प्रेशर डालोगे उतनी गैस उसके अंदर क्या होती चली जाएगी? घुलती चली जाएगी। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये आप ऐसे देख सकते हो, दाब यहां पर मैं क्या ले रहा हूं? प्रेशर ले रहा हूं, और प्रेशर सीधा समानुपाती किसके हो जाएगा? विलयता। विलयता का को क्या हम किससे दिखाते हैं? एस से दिखाते हैं। एस क्यों दिखाते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और सीधा सीधा सबको ये बात पता भी है। चलो आप मुझे बताना, मम्मी जी से पूछ कर ही बता दो, कि जब किसी पानी को हम पतीले में गर्म करते हैं और उसके ऊपर एक ढक्कन लगाते हैं, उसके ऊपर एक ढक्कन लगाते हैं, तो जब पानी गर्म होता है तो जो प्लेट होती है वो खड़ 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 होने लगती है। यानी कि प्लेट के ऊपर क्या लगता है? प्रेशर लगता है। तो उसको दबाना पड़ता है, यानी कि जो गैस है वो उसी के अंदर रहे। तो प्रेशर जब हम इसको लगाएंगे तो गैस आराम से उस पानी के अंदर डिसॉल्व रहेगी। ठीक है, बलदीप कुमार, वो एम बराबर जो केपी होता है वो अमाउंट वाला है, उसको तो कभी इस्तेमाल मत करो तो ही ज्यादा अच्छा है। एम वाला अलग केस है, ये मैं सॉल्युबिलिटी वाला ले रहा हूं, उस बात का ध्यान रखना। एम अमाउंट है, ठीक है बलदीप बेटा, उसको मैं अलग से बताऊंगा। ठीक, ठीक, तो क्या होगा? P सीधा समानुपाती क्या हो जाएगा? S, यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। अब यहां पर जो S है, विलयता है, हम इसको किससे दिखा सकते हैं? हम इसको किससे दिखा सकते हैं? तो मोल प्रभाज से दिखा सकते हैं। यानी कि S की जगह पर, इस वाले S की जगह पर मैं क्या ले सकता हूं? मैं ले सकता हूं मोल प्रभाज। बताओ किस किस बच्चे को मोल प्रभाज का फंक्शन याद है? किस किस बच्चे को मोल प्रभाज का फंक्शन याद है? हाँ, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, मैं छुट्टी नहीं करना चाहता था, पर फिर भी कोई बात नहीं। राम सर वाली क्लास रिकॉर्डेड फंक्शन में नहीं है? अच्छा, मैं देख चेक करवा दूंगा। स्टार्टिंग में लगेगा कि आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं साथ साथ कराता रहूंगा तो बिल्कुल क्लियर होता रहेगा, काहे टेंशन ले रहे हो? ठीक है, अब अगर आप 10 में से 7, 6, 8 क्वेश्चन बना पा रहे हो, इसका मतलब आप बहुत ठीक चल रहे हो। हाँ, 10 में से अगर आप एक या दो ही क्वेश्चन बना पा रहे हो, इसका मतलब भैया कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें एस की जगह पर मैं क्या ले सकता हूं? मैं लूंगा मोल प्रभाज। तो या फिर मैं इसको कैसे लिख पाऊंगा? मैं इसको लिख पाऊंगा P सीधा समानुपाती X। अब मोल प्रभाज क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मोल प्रभाज का मतलब ही सांद्रता है। सांद्रता का मतलब कितनी गैस पानी के अंदर आ गई, कितनी गैस पानी के अंदर आ गई। तो यानी कि X यहां पर क्या है? मोल प्रभाज। ठीक, X क्या है यहां पर? मोल प्रभाज। और मोल प्रभाज का फंक्शन सबको पता है। ठीक, एक्स ए ले सकते हो, एक्स ले सकते हो। इस प्रपोजन का चिन्ह हटाऊंगा तो P बराबर क्या हो जाएगा? के एच एक्स। एक्स ए लिख लो या एक्स लिख लो, गैस का मोल प्रभाज। ये मोल प्रभाज किसके लिए होता है? ये गैस का होता है, गैस का द्रव में। ठीक है, गैस का द्रव में। तो ये याद रखना, P बराबर के एच एक्स ए। ठीक, अच्छा, इस के एच को क्या कहते हैं? कोई बच्चा अगर इसके बारे में जानकार हो तो एक बार मुझे बताए, फिर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखूंगा। और अगर आप यहां भी देख पाओगे ना, तो एक्स की जगह पर एस, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे के लिए बोले जा सकते हैं। हाँ, नीट के जितने भी पीवाईक्यू हैं सब पर काम स्टार्ट हो चुका है, वो आपके पीवाईक्यू फोल्डर में ऐड होने लग जाएंगे। चलिए जी, बताओ सरकार। के एच, तो यहां पर जो के एच है, यहां पर के एच को कहते हैं हेनरी स्थिरांक। हेनरी ने अपना ही नाम दे दिया,
और आगे चल के जो राउल्ट होगा ना, राउल्ट भी देखो इसके साथ क्या करने वाला है, इसको हेनरी स्थिरांक कहते हैं। अब इससे रिलेट करते हुए जी क्वेश्चन पुट हो पाते हैं। आइए मैं बताता हूं सारी वैरायटी के क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो सीधी सीधी कंसेप्ट वाली बात है। आप यहां से इसको देखना, अगर कोई के एच के बारे में पूछे तो के एच इज द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड द सॉल्युबिलिटी। अगर मैं के एच की यूनिट की बात पूछूं तो पी की यूनिट क्या होती है, पी की यूनिट क्या होती है, एटीएम या बार, एटीएम या बार, प्रेशर की यूनिट यही तो होती है। और इसकी यूनिट क्या होती है, मोलरता। यानी कि अगर सॉल्युबिलिटी की देखें तो इसकी तो यूनिट नहीं होगी फिलहाल, लेकिन अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, अगर मैं किसके, इसके हिसाब से देखूं, लो जी ध्यान से देखना, अगर मैं सॉल्युबिलिटी के हिसाब से देखूं, यानी कि मोलरता के हिसाब से देखूं, यहां पर P बराबर के एच सॉल्युबिलिटी, तो इसकी यूनिट क्या होती है, एटीएम या बार। इसकी यूनिट क्या ले लूंगा, सॉल्युबिलिटी की, मोलरता ले लूंगा अगर मैं, तो के एच बराबर, इसकी के एच की यूनिट क्या हो जाएगी, के एच की यूनिट हो जाएगी एटीएम प्रति मोलर। अगर आप मोल प्रभाज ले रहे हो तो मोल प्रभाज की यूनिट नहीं होती, तो के एच की यूनिट सीधा सीधा एटीएम हो जाएगी। ठीक, तो यहां पर मैं इसकी यूनिट क्या लिख पाऊंगा, हेनरी स्थिरांक की यूनिट, कभी कभी ये एटीएम भी होता है और कभी कभी एटीएम प्रति मोलर भी होता है, लेकिन आप मोल प्रभाज की यूनिट नहीं लिखते हो तो ये सिर्फ एटीएम के ही बराबर आ जाता है। ठीक है, एक्स ए क्या है, अगर कोई बच्चा ये पूछ रहा है तो इसका मतलब उसने पहले की क्लास नहीं ली है, ये मोल प्रभाज है। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, दूसरे पॉइंट वाली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है, जितनी ज्यादा के एच की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि के एच विलयता का जो हेनरी स्थिरांक है, वो विलयता का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा आप केएच बढ़ाओगे, जितना ज्यादा केएच बढ़ाओगे, कोई गैस उतनी ही कम घुलेगी। एटीएम का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब, अंश बेटा। के एच विलयता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप के एच का मान बढ़ा दोगे तो आप जो विलयता है, सॉल्युबिलिटी है, जो गैस किसी पानी के अंदर घुल रही है, किसी गैस की विलयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसकी, गैस की, किसकी भैया, गैस की, गैस की विलयता, यानी कि गैस, या लिख दूं, गैस की विलयता कम हो जाएगी, यानी कि वो गैस कम घुलेगी। कहना मैं ये चाह रहा हूं, यानी कि एक दूसरे का ये उल्टा होता है, जितना ज्यादा केएच का मान देखो उतनी कम विलयता कर दो। ठीक है, जितना ज्यादा केएच का मान उतना विलयता कम कर दो। जैसे मैं आपसे दो कहानियां पूछूंगा, आप मुझे बताना। मेरे पास ये एक तरीके का क्वेश्चन नीट में आया था, मैं लिख दे रहा हूं, इस तरीके का क्वेश्चन नीट में आया था, लेकिन उसमें 4 अलग अलग गैस थी। मैं आपसे 2 बर्तन मैंने आपसे घर से उठा लिए, ठीक है, दोनों बर्तन में मैंने यहां पर इसको अलग पेज पे करके दिखाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये याद रखना, ये वाली बात याद रखना। ठीक है, मैं अलग पेज पे करके दिखा दूं। मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने 2 बर्तन यहां पर लिए हैं। ठीक है जी, 2 बर्तन ले लेता हूं मैं, काहे परेशान हो रहे हो। एक बर्तन मेरे पास ये है और इसमें मैंने क्या भर दिया है, पानी भर दिया है। एक दूसरा बर्तन मैंने यहां पर ले लिया है, इसमें भी मैंने पानी भर दिया है, वाटर फिल कर दिया है। ठीक है, चलो जी, भर दिया वाटर, भर दिया जी वाटर। अब वाटर भरने के बाद, वाटर भरने के बाद ये भर गया वाटर है। ठीक, वाटर भरने के बाद ये कट गया था यहां से। ठीक, मैंने 2 गैस ली है, गैस नंबर ए और गैस नंबर बी। मैंने ए गैस ली है और मैंने बी गैस ली है। ठीक, इसका केएच का जो दे रखा है, इसके लिए ए गैस के लिए जो केएच का मान दे रखा है वो दे रखा है 0.8 एटीएम पर मोलर।
इसके लिए जो केएच का मान दे रखा है वो दे रखा है कितना, 98.7 एटीएम प्रति मोलर। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अपना दिमाग लगाइए और मुझे बताइए, अगर मैं ए गैस को पानी में घोलना चाहता हूं, जल में घोलना चाहता हूं, और मैं बी गैस को जल में घोलना चाहता हूं, तो कौन सी गैस आसानी से घुल जाएगी? ऑप्शन आपके सामने हैं। राहुल कुमार, जल्दी ही बेटा। एक्सपेरिमेंट करके वैसे नहीं दिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट वाली क्लास अलग होगी, वो उसमें आती है, नीट में आती है, एक क्वेश्चन आया था इस बार। जी सर, मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूं, और सर मैं आज लाइब्रेरी से आते वक्त पूरा भीग गया। कोई बात नहीं बेटा, देखो जिंदगी है, स्ट्रगल चलता है, हारो जीतो ये सब एक कहानियों की तरह लगते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, मेरी जो बड़ी बहन है, मेरी एक ही बहन है, और वो भी हैंडीकैप्ड है, वो चल नहीं पाती है। ठीक है, उनके दोनों पैर काम नहीं करते हैं। ठीक है, जब उनको चलना होता है तो हाथ से पकड़ के ऐसे ऐसे, और वो तब चलती हैं। वो बल्लियां देखी, चिड़िया। तो उन्होंने भी जिंदगी भर स्ट्रगल ही किया है, आगे भी स्ट्रगल ही है। तो मैं इतना समझता हूँ, मैं वो चीज़ फील कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ आपकी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं है, बहुत जिंदगियों में स्ट्रगल है। पर एक बात सोचना और एक बात समझना, अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ। अपनी कमजोरियां आप किसी को भी अगर बताओगे तो वो गलत फायदा उठाने लग जाता है, या तो आपका मजाक उड़ाने लग जाता है, क्योंकि वो आपको नहीं समझेगा, जो समझेगा वो आप अपने आप को खुद समझेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार नीट ना होता है। अगर आप देखोगे 100% में से 75% बच्चे एक बार नीट में क्लियर नहीं होते हैं। 25% बच्चे हो जाते हैं, 20% बच्चे हो जाते हैं एक बार में। तो एक बार में नीट मान लो क्लियर ना हो जाए मेरी तरफ से सबका, मैं तो ये चाहता हूं, तो लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं, ये देखो ये नीट की तैयारी करने शुरू कर गए थे। तो कभी इस तरीके से मत कोशिश करो कि मैं ये हूं, मैं बहुत कमजोर हूं। आप कमजोर नहीं हो, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो। बस अपने आप को पहचान लो, अपनी कहानियों को पहचान लो, क्योंकि हंसने वाले लोग बहुत हैं, आप पर मजाक उड़ाने वाले लोग बहुत हैं, ताने देने वाले लोग बहुत हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो मात्र वो इक्का दुक्का ही होगा कोई। इसलिए बेहतरीन तरीके से काम करो। ठीक है जी। और मैं उन बच्चों को बता रहा हूं, जो लड़के किसी लड़की को पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, गलत अभद्र मैसेज कर रहे हैं, अगर वो मेरे पास आ गया स्क्रीनशॉट, या टीम के पास आ गया, तो प्यारे बच्चे उस लड़के का या जो भी कर रहा है उसका पूरा बैच रद्द कर दिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि वो जो गुड़िया पढ़ रही हैं उनके घर वाले कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं ये समझना चाहिए। अगर किसी बच्चे का इस तरीके से कोई अभद्र मैसेज किसी गुड़िया को है, तो उसका बैच खत्म कर दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए। अब मैं ए गैस और बी गैस को देख पा रहा हूं, यानी कि केएच उल्टा होता है गैस के इसमें। आप देखोगे तो इसका केएच का मान कम है। अगर इसकी केएच की वैल्यू कम है तो ए पानी में ज्यादा घुलेगी। अगर के एच का मान ज्यादा है तो ये पानी में कम घुलेगा। तो इसका मतलब ए की वरीयता अधिक होगी, क्योंकि के एच का मान कम है। ए की वरीयता क्या होगी? अधिक होगी, अधिक होगी। ठीक है, और जो बी इसकी वैल्यू ज्यादा है तो उल्टा कर दो, बी कम घुलेगा, बी की वरीयता कम होगी। यहां की बात समझ में आ गई? बी की वरीयता क्या होगी? कम होगी, कम होगी। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताना, दो गैस है हमारे पास, एक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक है अमोनिया गैस। ठीक है, अमोनिया गैस आराम से पानी में घुल जाती है आसानी से, कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से नहीं घुलती है। ये आसानी से घुलती है, कौन सी? अमोनिया आसानी से घुलती है। ठीक,
और ये आसानी से नहीं घुलती है, आसानी से नहीं घुलती है। तो मुझे बता सकते हो किसका KH का मान, किसका KH का मान ज्यादा होगा, किसका KH का मान ज्यादा होगा? बता दो सरकार, जल्दी से बताओ, फटाफट आगे बढ़ेंगे। NH2 नहीं ले सकते? NH2 बेटा गैस नहीं होती, वो एमीन होता है, उसके साथ कुछ लगाना पड़ता है। मेहताब खान, वो आ जाएगी बेटा, सुबह वाली जो रिकॉर्ड क्लास है वो आ जाएगी। तो बताओ, CO2 है और ये NH3 है, ये आसानी से नहीं घुल रही, यानी कि इसकी जो विलेयता है वो कम है, इसकी जो विलेयता है कम है, तो उसका जो KH का मान होगा इसका ज्यादा होगा, तो KH मान इसका अधिक होगा। कौन से वाले के लिए? CO2 वाले के लिए KH अधिक है। कहानी कंसेप्ट समझ में आ गया है? ओके जी, चलिए अब मैं इन फॉर्मूले पर कुछ क्वेश्चन करके देखता हूं, क्वेश्चन करने के बाद फिर हम हेनरी को आगे नेक्स्ट लेवल पे पढ़ेंगे। लो जी, मैंने एक क्वेश्चन डिजाइन किया और इस वाले फॉर्मूले पर, एक इस पे भी देखूंगा मैं, डायरेक्ट वाले पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले पर, और मैं एक इस पे भी देखूंगा। ठीक है, चलो जी, पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं जो कि जनरली आ जाता है। मैंने यहां पर लिखा 0.5 मोल, या एक काम करते हैं 1 मोल, 1 मोल ए गैस, 1 मोल ए गैस, ए गैस को 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम जल में, जल में, जल में घोलने पर, घोलने के लिए, जल में घोलने के लिए, के लिए 1.5 ATM गैसीय दाब लगाया, गैसीय दाब क्या कर दिया? लगा दिया, लगा दिया, या लगाया गया, लगाया गया। इसके लिए KH यानी कि हेनरी स्थिरांक क्या होगा? इसके लिए क्या बताना है आपको? हेनरी स्थिरांक, यानी कि KH का मान आपको बताना है, का मान क्या होगा। पहले हम इसको निकाल कर देखेंगे, मान क्या होगा। अगर आप इस वाली बात को बिल्कुल सजग तरीके से देखेंगे तो बढ़िया तरीके से इसका आंसर निकल कर आएगा। अब पहले यहां पर देखो, बिल्कुल सही बात है। अब पहले आप ये देखना, NH3 नहीं घुलेगी, किसने कहा? NH3 घुल तो रही है, क्योंकि KH इसका यानी कि विलेयता इसकी ज्यादा है, तो इसका KH मान कम होगा। जो आसानी से घुल जाती है उसका KH मान कम होता है, जो नहीं घुलती उसका KH मान ज्यादा होता है। जी, नीट के द्वारा BSc नर्सिंग बिल्कुल कर सकते हैं, लड़के लड़की से क्या फर्क पड़ता है इसमें? लड़के लड़की से क्या फर्क पड़ता है? प्रवेश वाले बैच में हमारे BSc नर्सिंग वाले ही बच्चे सबसे ज्यादा थे। इस बार तो जो बच्चा 200 टच कर रहा है उसको BSc नर्सिंग मिल जा रहा है, क्योंकि 686 तो सबसे हाईएस्ट था, तो BSc नर्सिंग तो बहुत सारे बच्चों को मिलेगा जो BSc नर्सिंग करना चाह रहा है। BSc नर्सिंग नीट से होता है बेटा, CNET से होता है, डायरेक्ट एडमिशन से होता है। चलो अब जरा देखना, हमने कोई गैस को लिया है, कोई गैस को लिया है, उसको पानी में डाल दिया है। ठीक है, पानी कितना है? 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम क्या है? पानी है, जल है। इसमें 1 मोल यानी कि Na बराबर, हमने 1 मोल किसी गैस को ले लिया है। Na बराबर कितना? 1 मोल। ये गैस, क्योंकि गैस को हम डाल लें तो हम गैस को A लेंगे, पानी में डाल लें तो पानी को हम B ले लेंगे। इससे मैं क्या निकालूंगा? इससे मैं मोल प्रभाज निकालूंगा। हेनरी आपको पता ही है कि KH कितना है, तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि अगर मैं इसका ये निकाल लूं, फंक्शन देखूं, तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा सरकार? P इजिकल टू क्या हो जाएगा? KH, KH x यहां पर क्या है? मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज का यूनिट नहीं होता तो इसकी यूनिट सीधा ATM हो जाएगी। तो अगर मैं देखूंगा P की, ये यहां पर देखूंगा तो कैसे लिखूंगा? P बराबर KH, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं Na अपॉन Na प्लस NB। अगर आपको कैलकुलेशन आसान करनी है और कोई गैस जबरदस्ती घोली जा रही है तो सिर्फ Na अपॉन NB कर सकते हो,
एन ए अपॉन एन बी कर सकते हो, एन ए अपॉन एन बी। ठीक, चलिए तो मैं यहां पर अब देखता हूं, तो P कितना है सरकार, 1.5 ATM प्रेशर। हमें क्या निकालना है, KH निकालना है। Na कितना है, 1 मोल है, मोल ही तो देखते हैं। Na कितना है, 1 मोल है, ये Na 1 मोल है, प्लस Nb कैसे निकालूं, Nb निकालने के लिए भार बटे अणु भार होता है, यानी कि 1000/18। और मैंने आपसे पहले ही कहा था स्टैंडर्ड ग्राम के लिए ये हमारा होता है 55.5। कितना होता है, 55.5 होता है। ठीक है, तो मैं 55.5 को मैं कहा लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा, ये लिख दिया Nb 1000/18, 1000 ग्राम है, H2O का भार 18। तो यहां पर इसको अगर मैं देखूंगा तो 1.5 बराबर KH गुणा 1/56.5 होगा, और 56.5 की मैं इधर गुणा कर दूं तो मेरे क्या निकल कर आ जाएगा, KH निकल कर आ जाएगा, यानी कि हेनरी निकल कर आ जाएगा। तो अगर मैं KH इज इक्वल टू देखूंगा तो मेरे पास इसकी गुणा यहां पर करेंगे तो 56.5 गुणा, ये 56.5 गुणा 1.5 हो जाएगा। तो इसकी मैं गुणा करके बता सकते हैं कितना निकल कर आ रहा है, जल्दी से बता दो सरकार। 15×5 = 75, 15×4 = 60, 15×5 = 75 हाथ से लगे 7, 15×6 = 90, 90 और 7 97 का 7 हाथ से लगे 9, 15×5 = 75 और 9 कितना हो जाएगा, 84। 2 के बाद पॉइंट 84.75 आ रहा है किसी का, 84.75 जल्दी से मुझको बता दें, 84.75 ATM, क्योंकि यहां पर हमने मोल प्रभाज निकाला है तो मोल प्रभाज की यूनिट नहीं होगी। आप लिखना चाहो तो एटीएम पर मोलर लिख सकते हो, लेकिन वो तब होती है जब सीधा विलेयता दी होगी। तो मोल प्रभाज निकाले, मोल प्रभाज की यूनिट हम नहीं लेते। तो KH का कितना हो गया है, 84.75, ये आपके सामने आ गया है। ठीक है, ओम राठौर बेटा बताया तो मैंने आपको, कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एक बिल्कुल क्लियर सी है, कोई गैस है ए, इसका मोल कितना है, 1। ठीक, 1000 ग्राम पानी में, तो 1000 ग्राम पानी है तो इसका मैं अगर मोल निकालूंगा NB तो 1000 बटे कितना होगा, 18 अणु भार। तो जब मैं इसको काटूंगा तो 55.5, तो Na हमारा 1 है, NB हमारा 55.5 है। P = KHX, x मोल प्रभाज है तो मोल प्रभाज का हमने फंक्शन लगाया, तो P यहां रखा, KH निकाला है, 1 यहां रख दिया, 1 यहां रख दिया, 55.5 यहां रख दिया, इससे KH का मान हमने निकाल लिया। अब देखो NCERT वाले क्या करते हैं, NCERT वाले ये सब कुछ दे देते हैं, KH का मान भी दे देते हैं, आपसे मोल निकलवाते हैं कि बताओ नाइट्रोजन गैस का मोल बताओ कितना निकल कर आएगा। करके देखें कोई ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, बट नॉन प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, करके देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये वाला तो हमने कल ही कर लिए थे। ओके, चलिए जी करते हैं ये वाले क्वेश्चन। मेरे पास एक गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, गैस का 1 ATM दाब पर जल में विलयता या जल में घुलनशीलता, जल में विलयता, जल में विलयता 0.195 मोलर है। तो हेनरी स्थिरांक कितना होगा, तो हेनरी स्थिरांक कितना होगा। ठीक, पॉइंट करते रहिए सरकार, एक एक बातों को पॉइंट करते रहिए। पहले आप यहां देखना, मुझे एक एटीएम का प्रेशर दे रखा है, ठीक है जी, P दे रखा है, और इसमें विलयता दे रखी है, तो डायरेक्ट ही हमें S दे रखा है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या दे रखा है, विलयता, डायरेक्ट ही हमें S दे रखा है। तो हमें P दे रखा है, हमें डायरेक्ट S दे रखा है।
तो इसमें तो कुछ लगना है ही नहीं, ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट फंक्शनेट हो जाएगा। P बराबर KHS, मोल प्रभाज लिखो, S लिखो, सीधा सीधा आ जाएगा। P कितना दे रखा है, 1 ATM दे रखा है, KH निकालना है। अरे कौन सी बहुत सरकार ताबड़तोड़ तबाही इसमें, 0.195। तो KH अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/0.195, पॉइंट हटाकर ऊपर 3 जीरो बढ़ा दो, पॉइंट हटाकर 1 2 3, इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, जल्दी से मुझको आंसर बता दो, KH कितना है जी। मैं ये नहीं कह रहा पहली बार की नीट क्लियर होता है नहीं होता, मैं ही कह रहा हूं आप पहली बार कितना दम लगाते हो, पहली बार कितना दम लगाते हो, ठीक है। और इस बार मैंने पहले ही बोला था 2025 में, 2025 में मैंने पहले बोला था कि 2024 जैसा पेपर तो नहीं बनेगा, उससे अपर आएगा, मैंने ही कहा था, ठीक है। और इस बार 2026 में भी ये बोल रहा हूं कि फिजिक्स नॉर्मल आएगी और बायो और केमिस्ट्री में थोड़ा सा अपर आएगा 2025 से, तो इसलिए इन चीजों के लिए तैयार रहें। अब मैं 1000/195 कर रहा हूं, तो 5 पॉइंट कितना आएगा, जल्दी से मुझको आंसर बता दें। 5.12, बच्चे आंसर बोल रहे हैं, 5.12 ATM प्रति मोलर, क्योंकि इसमें मोल प्रभाज नहीं, अब सीधा सीधा सॉल्युबिलिटी यानी कि विलयता बोली गई है, तो हमने सीधा सीधा इसको पुट कर दिया है। सेम एनसीईआरटी क्वेश्चन इस पर काम करता है, आपको आज डीपीपी में मिलेगा, आप इसको जरा ध्यान से करना। सेम ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी टच, तो मैं लिख दे रहा हूं एनसीईआरटी जैसा, ठीक है, एनसीईआरटी जैसा। ओके जी, अगले क्वेश्चन पर हम करके देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम करके देखते हैं कितने बच्चे इसको बताते हैं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग ट्रेजिक मोड पे लिखता हूं, ठीक है। मेरे पास क्या है, मेरे पास वही स्टैंडर्ड पानी, कितना, 1000 ग्राम जल, अगर नहीं दिया हो तो खुद मान लेना, अगर 1000 ये नहीं दे रखा तो खुद मान लेना, इस बात पे मत सोचना। एस क्यों लिखे हैं सर, अरे कैसी बातें कर रहे हो, ये नहीं रहा एस, पी सीधा समानुपाती एस, एस लिखो या एक्स लिखो, मैं इसकी जगह पर जो विलेयता है इसको एस लिखता हूं, विलेयता दे रखी तो डायरेक्ट कर दो, प्रपोजन का चिन्ह हटाओगे तो के एच, अगर आपने एक्स लिखा है तो एक्स वाला फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। सर काट कर बताओ, इसको भी काट कर बताना पड़ेगा, है 1000/195, अरे भैया, ठीक है, इसको भी काटना पड़ेगा, भाग लगा कर देखना पड़ेगा, इसको भी 5 से काटो ना, 200 ही होता तो 5 बार सीधा सीधा कटता, अब देखो इतना भाग नहीं लगाना आएगा तो कैसे करोगे, हम्म जी। सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन काहे ले रहे हो। अब मैंने एक उसमें लिया है 1000 ग्राम पानी, मैंने इसमें नाइट्रोजन गैस घोली है, नाइट्रोजन गैस, पर मुझे ये नहीं पता कि कितनी नाइट्रोजन गैस घोलनी है, मुझे इसके मोल नहीं पता, ठीक है, मुझे इसके मोल नहीं पता, कितने मोल नाइट्रोजन गैस को घोला जाए। अच्छा, मुझे इसका क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है और केएच मान दे रखा है, प्रेशर दे रखा है कितना, 0.987 बार, इसका दाब यानी कि 0.987 बार पर कुछ ग्राम या कुछ मोल नाइट्रोजन गैस को घोला गया 1000 ग्राम पानी में, जिसमें केएच का मान मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं 1.5 गुणा 10⁻⁻2 है। तो मुझे बताओ कितना मिलीमोल, कितने, ये सारे डेटा को देखकर कितने मिलीमोल, मिलीमोल का मतलब होता है, आप मुझे बताओगे, मोल निकालकर मिलीमीटर या कितने मोल देख लो, कितने मोल, 1000 से भाग लगाना पड़ेगा नहीं तो, कितने मोल नाइट्रोजन गैस घुली है, घुली है, ये पूरा डेटा है आपके सामने, और आप मुझे बताओ कि कितने मोल नाइट्रोजन गैस को घोला गया है।
अंकित चौहान 502 पर, हाँ सीट मिल जाएगी बेटा बड़े आराम से। 502 पे तो भागकर सीट मिलेगी। कौन सी कैटेगरी है? जनरल, मिल जाएगी। अगर एमबीबीएस देखी जाए, एमबीबीएस गवर्नमेंट में मिल जाएगी। एम्स में थोड़ा सा वो है, क्योंकि एम्स में जो 550 से प्लस वाले हैं, यानी कि जो 600 तक, जो 550 तक की रेंज का है, मिल जाएगा। एम्स में देख लेना, अगर बिहार ऋषिकेश मिल जाए अंकित चौहान तो मिल जाएगा 502 पे बड़े आराम से। गवर्नमेंट एमबीबीएस तो कहीं नहीं गया, मिल जाएगा बड़े आराम से। और बी एम एस, बी एच एम एस, बी यू एम एस और ये जो आपका बाकी है, ये तो भाग भाग कर मिलेगी। ये तो 686 पे तो टॉपर ही है, ईयर 1। और एक बात बताऊं मैं आपको, देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं 16 जून का अखबार देख रहा था, 17 जून के मैंने अखबार देखे और बहुत लोगों ने वीडियो भी बनाई। एक बच्चा है ईयर 7, यानी रैंक 7, उसकी फोटो एक इंस्टीट्यूट के लिए, फिर पेज पलट के देखो दूसरे इंस्टीट्यूट पे भी उसकी फोटो, फिर पेज पलटो तीसरे इंस्टीट्यूट की भी फोटो। यानी कि वो बच्चा एक जगह से पढ़ा हुआ नहीं है, ये तो कहना चाह रहे हैं वो बच्चा अलग अलग जगहों पे पढ़ा हुआ है। ऐसा हो सकता है क्या? यानी कि आपको लग रहा है कि अगर कोई भी जो टॉपर्स रेंज में, अगर वो सेल्फ स्टडी भी कर रहा है ना, तो वो कहाँ कहाँ जा पा रहा है, सोच के देखो। और कौन से लोग किन किन को ले पा रहे हैं। इतना अखंड दिखावा अखबार में उसी चीज की ही बार 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 बार, वो इस इंस्टीट्यूट पर भी है, वो उस इंस्टीट्यूट पर भी है, वो उस इंस्टीट्यूट पर भी है, यानी कि वो तीनों जगहों से पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं देखूं ना, तो इसको बेशर्मी की हद ही कहेंगे। ये एक तरीके से भरोसा तोड़ने वाले हैं, उन बच्चों का भरोसा टूट जाता है हर एक जगह से। और फिर सब इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने पढ़ा है। मैं भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, बट जो बच्चा खुद आकर, जी ये देखो मेरी ये आईडी है, ये मेरा बैच है, मेरे इतने नंबर हैं, ठीक है, ओके बहुत बढ़िया है, ठीक है, कभी हमने अभी ऐसा, या कभी आगे चलकर भी ऐसा होगा ही नहीं कि इस बच्चे को खरीद लिया हो या इस बच्चे को खरीद लिया हो। अगर खरीदना होता तो हम भी पूरी पूरी बहुत बड़ी बड़ी उसमें दिखाते, जितने एडमिशन नहीं उससे ज्यादा कहीं हम दिखा देते हैं। वो सब चीजें हैं, उन सब से बचकर रहना बस आपके हित में सिर्फ मेहनत है। ठीक है, मैं भी मीडियम क्लास फैमिली से आता था, और मैं भी मीडियम क्लास फैमिली से कितने साल हमने गुजारे, मुझे पता है ना कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक ठीक ठीक। कितने मोल N2 गैस घुली है? अब मैं यहां पर बात करूंगा इसके आंसर के लिए। तो मैं एक आपको फंक्शन बताऊं, तो P इजिकल टू की एच, और यहां पर मोल प्रभाज, इसको मैं XA ले लूं या X1 ले लूं, आपकी इच्छा है। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि जो XA है वो कितने अपॉन कितने होगा। बेटा जो ईयर 1 वाला था ना, उसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, कम से कम 2 से 3 अटेम्प्ट होते हैं तब जाकर ये बनती है लेवल। ठीक है, अगर आप एमबीबीएस के लिए आगे सोच रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 अटेम्प्ट या फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत क्लियरिटी चाहिए, बहुत दम लगाकर काम करना होगा आपको। तो एक्स ए इजिकल टू मैं क्या बोलूंगा, तो पी इजिकल टू के एच, एक्स ए को हम बोलेंगे एन ए अपॉन एन बी। इजिकल टू के एच एन ए अपॉन एन बी। इसको ऐसे क्यों किया? इसको मैंने इसलिए ऐसे किया क्योंकि नाइट्रोजन गैस को घोलना बहुत मुश्किल काम है, और अगर आप प्रेशर देखोगे ना, तो प्रेशर भी देखो 1 के बराबर है। इतने प्रेशर पे नाइट्रोजन गैस कम से कम घुलती है। तो जब भी कभी इस तरीके से वो आपको सॉल्यूशन आसान करना हो, तो आप एक्स ए की जगह पर, अगर कोई गैस आपको लगती है कि गैस नहीं घुल पा रही है जल्दी से, तो आप एक्स ए की जगह पर एन ए अपॉन एन बी रखकर सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर मान्य होगा। ठीक है, आप इसको रख सकते हो। तो अगर मैं यहां पर पुट करूंगा, तो पी कितना हमारे पास 0.987, KH हमारे पास कितना है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। हमें एन ए किसके लिए है? गैस के लिए है। और एन बी किसके लिए है? एन ए गैस के लिए है, और एन बी किसके लिए है? जल के लिए है। तो जल के लिए अगर मैं देखूं, तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि 55.5 सीधा सीधा आएगा। और इसके लिए मैं एन ए मोल्स देखूंगा तो कितना होगा? हाँ, थर्ड अटेम्प्ट था ईयर 1 वाले का जी, थर्ड अटेम्प्ट, यानी 3 अटेम्प्ट दे चुका था, फोर्थ होगा। तो ये 0.987, 0.987, और ये 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻²। इसको दोबारा क्यों लिख रहा हूं मैं? एन ए इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां कर दो, इसको यहां कर दो, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
0.987 मल्टीप्लाई 55.5 अपॉन 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। इसको सॉल्व करते हैं। 10⁻⁻2 को ऊपर भेजो, तो इसको जैसे मैं ऊपर भेजूंगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसके इसमें गुणा करूंगा तो n इजिकल टू कितना हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दो, 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 100 की गुणा इसमें कर दो तो 98.7 गुणा 111/3। अब इसको काट कूट के सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, गुणा करके भाग लगाना है कि कितने मोल आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, कितने मोल आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप बेटा 9 बजे से 11 बजे तक ओपन होगा, ठीक है। कल ही मैंने बच्चे को अपॉइंट किया है, वो इसको 9 बजे ओपन करेगा। जी आ रहा है मैसेज आपके पास से, मेरे पास आ रहा है। डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, काहे टेंशन ले रहे हो, मैं करवाऊंगा। जो सॉल्व नहीं हो रहे पहले दिमाग लगाओ, पहले अच्छे से दिमाग लगाओ, और जितने भी डीपीपी के क्वेश्चन जो होंगे उस पर आप पॉइंट जरूर कर लेना। तो काट कूट के मुझे इतना आंसर बता दो, आज के लिए इतना ही काफी होगा। 55.5 कैसा आया बेटा, कई बार बताया, इसका एनबी अगर मैं निकालूंगा तो 1000/18 करना पड़ेगा। अगर जल का आपका पास 1000 है तो एनबी बराबर 1000/18 कर दो, ठीक है। बताओ 365.19 आ रहा है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 निम 27 गुणा 111। इसको सॉल्व करके अगर मैं देख पा रहा हूं तो 111 में 329 की गुणा कर देंगे, कितना होगा, 329, 329, 329, 9, 9 2 11 1, हासिल लगे 1, 10 2 12, 3 15 का 5, हासिल लगे 1 6 और 3, कितने बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट, तो 3 6 5 1, 3 6 5 1.9 और इसका होगा बार, सॉरी मोल। कितने मोल घुलेंगे, ठीक है, इतने मोल घुलेंगे, ये रहे, जो कि बहुत ज्यादा है। तो ये वाले क्वेश्चन की वैरायटी समझ में आई, ये भी किस तरीके का है, एनसीईआरटी के ही तरीके का है, एनसीईआरटी के टाइप का ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। कहानी यहां तक क्लियर हो गई है, ओके जी, बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि हेनरी नियम के कुछ फायदे हैं, कि हेनरी नियम को पढ़ने से हमें कहां कहां पे फायदा मिला होगा। आइए 3 सेक्शन को समझते हैं। जैसे हेनरी नियम, हेनरी नियम के अनुप्रयोग, हेनरी नियम के अनुप्रयोग, बस उस बात का ध्यान रखना, प्रेशर ज्यादा होगा तो कोई गैस घुलेगी, प्रेशर कम होगा तो कोई गैस नहीं घुलेगी। पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है यहां पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, पहला कॉन्सेप्ट है यहां पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल में। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस घुलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, लिक्विड होता है, यानी कि द्रव होता है, ठीक है, ये लिक्विड होता है, द्रव होता है। अगर कोल्ड ड्रिंक में या कोई सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोलनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा, दाब अधिक करना पड़ेगा, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी लिक्विड में घुल जाती है। तो पहली कंडीशन तो हमारी समझ में आई है कि कोल्ड ड्रिंक को बनाने में, सोडा वाटर को बनाने में कहीं ना कहीं कोल्ड ड्रिंक, कहीं ना कहीं कोल्ड ड्रिंक, कहीं ना कहीं किसका, हेनरी का इस्तेमाल किया होगा। कोल्ड ड्रिंक फॉर्मेशन में हेनरी को लगा जाता है, क्योंकि सीधी बात है, आपको कोई बोतल में, किसी बोतल में गैस घोलनी है तो आप क्या करोगे, ये तो करोगे, गैस को ऊपर से जबरदस्ती ठूसोगे, है ना। 10⁻⁻2 कहाँ गया, कहाँ पर, ये 10⁻⁻2 को ऊपर भेजे ना बेटा, 100 100 किए है ना, ठीक है, चलिए। अच्छा, फिर और कौन सा है,
और कौन सा है, एक जरा देखना, हम किसकी स्टडी में देखते हैं। जैसे ये आपके पास एक है ठंडे पानी का, और ठंडे पानी का एक मैंने बर्तन लिया, इसमें मछली है, तो ये कैसा है, ठंडा पानी, ठंडा जल, और इसके अंदर मछली है, कोई जलीय जीव है। और इसी की कंपैरिजन में मैंने ले रखा है गर्म पानी, और उसके अंदर मछली है। गर्म पानी का वाला ऐसे गर्म मत कर देना कि बहुत ज्यादा गर्म कर दो। ये कैसा है, गर्म जल, यानी कि थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा गर्म जल। मुझे बता सकते हो कि इन दोनों में से किस में से मछली ज्यादा टाइम तक अच्छे से अच्छे तरीके से जी सकेगी। कमियां भी हैं इसकी, हेनरी नियम की, जो भी नियम निकलते हैं कमियां होती हैं उसकी, उसकी कमियों को मैं राउल्ट के साथ लेकर बताऊंगा। देखो भैया, प्रेशर ज्यादा करना है तो गैस, अगर प्रेशर ज्यादा करोगे तो गैस घुलेगी, यही तो बात हेनरी कह रहा था कि प्रेशर ज्यादा करोगे कोई गैस घुलेगी। हमारे स्कूल के टीचर कहते हैं कि हेनरी नियम के लिए ताप दाब सबके परिवर्तन लिखने होंगे। उसको हेनरी थोड़ी ना कहते हैं फिर, वो तो विलेयता होती है। ठीक है, चलिए बताओ जी, गर्म जल में या ठंडे जल में किस में आसानी से, किस में आसानी से ये ज्यादा अच्छे टाइम तक वो मछली जिंदा रहेगी या बढ़िया तरीके से काम करेगी, मुझे तो ना बता दो। ठंडा जल या गर्म जल? वो वाला इतना गर्म नहीं करना, गर्म का मतलब है कि नॉर्मल, हल्का सा गर्म हुआ, जैसे गर्मी में हो जाता है ना गर्म पानी, ऐसे। एक होता है ठंडा पानी, बिल्कुल भी ठंडा मत कर देने के जमाई दो उसको। ठंडा, थोड़ा सा ठंडा, गर्म, थोड़ा सा गर्म। अच्छा, अब इन दोनों केस में देखेंगे कि मछली का सरवाइव केस किस में ज्यादा है। तो आप देखना, जब ठंडा जल है तो ठंडे जल का मतलब है ताप कम होगा, ठंडे जल का मतलब है ताप कम, और जब ताप कम है तो दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। और आप इस बात को लेकर चलना, जब दाब अधिक है, जब दाब ज्यादा है, तो ऑक्सीजन गैस ज्यादा से ज्यादा इस पानी के अंदर रहेगी। खुद देख के देखो, शानदार तरीके से समझो इस बात को। देखो प्रेशर क्या है, ठंडा जल का मतलब ताप कम है, दाब ज्यादा है, तो जो ऑक्सीजन गैस है वो ज्यादा से ज्यादा पानी के अंदर घुलेगी, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर क्या है, अधिक है। और जब पी ज्यादा है तो ऑक्सीजन गैस जो है वो ज्यादा से ज्यादा किसमें, पानी के अंदर घुलेगी। मछलियां आराम से ऑक्सीजन गैस को ले पाएगी और बहुत टाइम तक अच्छे खासी तरीके से जिएगी, बढ़िया मजा आ रहा है जीवन का। लेकिन अगर आप यहां गर्म जल की बात करें तो गर्म जल में ताप क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ताप कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और जब ताप यहां पर अधिक हो गया तो दाब जो लगने वाला है, जो गैस का जो दाब होता है वो कम लग जाएगा। और आप खुद देखो, जब ये टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो गैस निकल के भागेगी, यानी कि जब गैस निकल के भागेगी तो O2 पानी के अंदर अब नहीं रहने वाली, और जब O2 पानी के अंदर नहीं रहने वाली तो मछलियां कहेगी टाटा बाय बाय, अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना, क्योंकि आपने तो ऑक्सीजन गैस ही भगा दिया। मछली का टाटा में पाए पाए हो गया। खुद सोच के देखो, टेम्परेचर ज्यादा है, कोई गैस क्यों रुकेगी। आप सिलेंडर के अंदर भी देख सकते हो, सिलेंडर के अंदर अगर आप टेम्परेचर सिलेंडर को गर्म कर दो ना तो सिलेंडर फट जाता है, गैस भाग जाती है। और जब गैस भाग जाता है, O2 गैस भाग गई, तो मछली ही क्या करेगी, मछली कहती है ठीक है टाटा बाय बाय, अब मुझे जिंदा नहीं रहना है, आई डोंट वांट टू लिव। तो किसमें, ठंडे पानी में ज्यादा सरवाइव करती है। एक बार मुझसे मछली मर गई थी लखनऊ में, मैं तब से इस हेनरी के पीछे पड़ गया था। मैं क्या इसके पीछे तो पड़ूंगा अब, क्या है। अच्छा, अब दूसरी बात, समुंदर के अंदर आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं गोताखोर, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेकर जाते हैं ऐसे। कुछ लोग होते हैं गोताखोर समुंदर के अंदर, और इनके जो सिलेंडर में है ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर होता है इनका, इनका क्या होता है, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर होता है। हाँ, ठंडे पानी वाली बात है। ठीक,
अब समुंदर है, समुंदर की जैसी जैसी गहराई जा रहे हो, ये रहा समुंदर, समुद्र, और ये क्या है, गोताखोर है। तो गोताखोर के जो सिलेंडर में होता है ना, वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम गैस डालकर रखी जाती है। कौन सी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। ऐसा क्यों होता है? इसके जो सिलेंडर में है, ये कौन कौन सी गैस डाली जा रही है सिलेंडर में? ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और हीलियम। ऐसा क्यों किया गया? नाइट्रोजन ही और ऑक्सीजन ही क्यों नहीं रखते? हीलियम को क्यों डाला जाता है? क्योंकि जब नीचे की तरफ गोताखोर आएगा, जितना समुंदर के नीचे की तरफ आएगा, बताओ प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? जी बिल्कुल बेटा, बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक है ये। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बेसिक लेवल पे कर रहा हूं, टेंशन ही मत लो। तो देखो, एक गोताखोर है। गोताखोर किसको कहते हैं? जो समुंदर के अंदर काम करते हैं। उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, हीलियम होती है। हीलियम को जबरदस्ती मिलाया गया है। क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन का प्रेशर कम कर दे, क्योंकि नाइट्रोजन कम से कम हो जाएगी। और जब नाइट्रोजन कम से कम हो जाएगी तो जैसे जैसे गोताखोर नीचे जाएगा, इसके खून के अंदर इसके खून के अंदर ऑक्सीजन गैस भी जाएगी, नाइट्रोजन गैस भी जाएगी, हीलियम नहीं जाती, क्योंकि हीलियम बहुत हल्की गैस है। अब सोच के देखो, जब ये यहां पर था, ये वाला जो गोताखोर है यहां पर था, तो ऑक्सीजन गैस भी इसके खून के अंदर मिल गई और नाइट्रोजन भी इसके खून के अंदर मिल गई। ठीक, अगर मैं ज्यादा नाइट्रोजन रखता तो ज्यादा नाइट्रोजन गैस खून में मिलती। ऊपर आने पर यही गैस हमारी बॉडी से बाहर आती है और वो गोताखोर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। यानी कि अंदर गया, ज्यादा नाइट्रोजन होती तो ज्यादा नाइट्रोजन घुल जाती, हेनरी का नियम, प्रेशर ज्यादा है, खून के अंदर घुल गई। जब मैं बाहर निकल कर आया तो यही हमारे खून के अंदर से बाहर निकलती है और इसी वजह से दिक्कत होने लग जाती है। तो लोगों ने कहा भैया नाइट्रोजन को कम करो, इसकी जगह पर क्या डाल दो? हीलियम डाल दो। इसकी जगह पर क्या डाल दो? हीलियम डाल दो। तो ध्यान रखना, जब ये गोताखोर ऊपर आता तो प्रेशर क्या हो जाता? कम हो जाता, नाइट्रोजन गैस निकलने लग जाती ज्यादा से ज्यादा, और ये कैसा हो जाता है? ये खराब हो जाता है, इंसान टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इसी वजह से नाइट्रोजन कम करके इसकी जगह पर हीलियम मिलाई गई, हीलियम मिलाई गई, नाइट्रोजन कम करके हीलियम मिलाई गई। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आपसे एक क्वेश्चन की, आप इसका जवाब देना। एक केस होता है एनॉक्सिया, एक केस होता है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया का मतलब होता है बॉडी में, शरीर में ऑक्सीजन कम की वजह से, शरीर में ऑक्सीजन कम घुलती है, शरीर में मतलब खून में, रक्त में O2 गैस का कम घुलना, O2 गैस का कम घुलना, उसके बाद चक्कर आना, बुरी स्थिति हो जाना, बुरी स्थिति हो जाना, चक्कर आना, कमजोरी आना, दिखाई देना बंद हो जाना। ये ऊंचे पहाड़ों पर, ऊंचे स्थानों पर क्या होता है? कोई इंसान चला गया ऊंचे स्थान पर, ऊंचे स्थान पर, देखे होगे कभी, मनाली वनाली गए हो, है ना, हिमालय विमालय यहां पर। ठीक बेटा, अभी सारा पोर्शन वही करा रहा हूं, हेनरी का नियम भी वही है, सब कुछ वह है, काहे इतना परेशान हो रहे हो, एक ही विश्वकर्मा। ठीक है, ऊंचे स्थान पर जाओगे तो O2 का जो प्रेशर होगा वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, ऑक्सीजन मिलती नहीं है ऊपर। तो सर डायरेक्ट ऑक्सीजन क्यों नहीं, N2 और H2 क्यों मिलाते हैं? डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लोगे, कहीं चिंगारी पड़ गई धम्म से सिलेंडर फट जाएगा, हम प्योर ऑक्सीजन भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो O2 गैस जो है, O2 गैस का क्या होता है? प्रेशर, दाब क्या होता है? कम होता है पहाड़ों पर, ऊंची जगहों पर। अब जब प्रेशर कम होगा तो आप खुद बताना, क्या इसके खून में ऑक्सीजन आ पाएगी?
हम ऊपर गए, जब हम ऊपर जाने लगेंगे, ऊपर और जाने लगेंगे और ऊपर और जाने लगेंगे, तो जितना ऊपर जाओगे प्रेशर कम होता रहेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगी नहीं तो प्रेशर ज्यादा होगा नहीं। और जब और जब ऊपर जाने पर ऑक्सीजन गैस मिलेगी नहीं तो वो हमारे खून में आएगा, अंदर नहीं आएगा। और हमें जरूरी क्या, ऑक्सीजन। जब हमारे खून में ऑक्सीजन जरूरी नहीं, सॉरी ऑक्सीजन जरूरी है और वो मिल नहीं रहा है, तो क्या होगा, हमें चक्कर आने लगेंगे, अरे बाप रे ऑक्सीजन मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हेनरी ने कहा था कि प्रेशर ज्यादा होना चाहिए था तभी खून में आएगा, प्रेशर कम है तो खून में आ नहीं रहा। जब खून में आ नहीं रहा तो इसी केस को कहते हैं एनॉक्सिया, इस केस को कहते हैं एनॉक्सिया। यहां तक की कहानी समझ में आ गई है? कहानी डन है, क्लियर है जी। तो इस हेनरी को पढ़ने के बाद हमें ये सारे पॉइंट्स पता चल पा रहे थे कि प्रेशर और इसका सॉल्युबिलिटी का क्या क्या रोल है। ठीक है, ओके। अब बच्चे कह रहे होंगे सर ये कुछ चीजें आपने खुद करके नहीं देखी होगी, ये तो सिर्फ पढ़ा होगा। बेटा मैंने ये भी कर रखा है, मैंने ये भी कर रखा है, मैंने ये भी कर रखा है, और मैंने ये भी बना रखा है, मैंने सब कुछ कर रखा है। अगर आपको लगता है, जब मैं साइंस की बहुत सारी चीजें कम से कम करता हूं, अगर आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल मैं आपको दिखा सकता हूं बहुत सारी चीजें। मैं पहाड़ों पर इसी वजह से आता था कि मैं फील करूं कि ऑक्सीजन गैस है नहीं है। तो अगर आप इस चीज को कंसीडर करोगे तो बिल्कुल आराम से इसको देख पाओगे। देखो मैं आपको दिखाता हूं एक, जब इस वाले केस में बात हुई थी कि ये वाला बहुत टाइम पहले हेनरी में पढ़ा रहा था, तो बच्चे कह रहे थे कि सर आपने ये तो देखा ही नहीं कि नीचे जाते हो तो प्रेशर ज़्यादा होता नहीं होता है। तो मैं कहा चलो मैं दिखाता हूँ आपको कि प्रेशर ज़्यादा होता है नहीं होता है। ओके, मैं गया यहाँ पर और नीचे गया मैं यहाँ पर और गया यहाँ पर मैं, क्योंकि मेरे फ़ोन में ही है, मेरी आईडी में ही है, इंस्टाग्राम में ही है ना। तो उन सारी चीज़ों को पहले मैं कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे ये होनी है। इस जगह नहीं है, मैं दूसरी जगह देखता हूँ, एक सेकंड बस, गिव मी 1 सेकंड, गिव मी 1 सेकंड। ओके, ओके, ये रहा। मैं गया था समुंदर के अंदर, और जब मुझे लगता था कि हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है लेकिन समुंदर के अंदर और प्रेशर ज़्यादा होता है, बहुत सारी गैस अंदर घुलती है, तो मैंने सिलेंडर भी लिया, सिलेंडर भी लगाया। सिलेंडर लगाने के बाद मैं समुंदर में कूदा, मुझे देखना था। साथ में एक और था, इतना इतना भयंकर तैरना नहीं आता मुझ पर, तो साथ में एक और था असिस्टेंट। तो मैं समुंदर के अंदर कूदा और कम से कम मैं गया हूँगा 30 फीट के अंदर, और 30 फीट के अंदर मुझे पता चल गया कि हाँ भाई साहब दिक्कत ही है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, और ये मैं ही हूँ, A2 अविनाश के साथ 2 तो ये मैं हूँ, और मैं अंदर गया समुंदर के अंदर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार फिल कर लो, ये मैं ही हूँ। और जब समुंदर के अंदर गए तो पहले मैं 10 फीट तक गया, मैं देख रहा था कि प्रेशर कितना होगा। फिर मैं और अंदर गया, फिर मैंने और प्रेशर देखा, तो मेरे फेफड़ों में पता चल रहा था कि जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है वो मेरे अंदर घुलता हुआ समझ में आ रहा था कि ये जो गैस है वो अंदर घुल रही है। और जब गैस घुलेगी, अंदर जाओगे, तो जब बाहर निकलोगे तो प्रेशर कम भी होगा, और जब प्रेशर कम होगा तो सीधी सीधी बात है कि कहीं ना कहीं तबाही मचाएगा। तो हेनरी को पढ़ने के बाद ही आप साइंस को कुछ हद तक इन चारों पॉइंट पे समझ पाओगे। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि साइंस समझने के लिए मैं वही पढ़ा रहा हूं जो मैं जी चुका हूं। मैं सब कुछ, मैं पहाड़ पे जाके देखता हूँ, मैंने मछली भी मार रखी है, गर्म पानी हो गया था मुझसे गलती से और मैंने ये भी बना रखा है। तो हेनरी क्लियर हुआ। आज का डीपीपी आपको जो मिलेगा उस डीपीपी को आप अच्छे से उस क्वेश्चन को कवर करेंगे। हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो, लेकिन आपको करना जरूर है। ठीक है, ओके सरकार। चलिए, तो आपसे ये सारी बात मैंने कंफर्म कर ली है। आज का हेनरी रूल आपका क्लियर है। हेनरी नियम की जो सीमाएं हैं और राउल्ट नियम की सीमाओं को मैं एक साथ क्लियर करके दूंगा, जितने भी डिटेलिंग के साथ होगा, और राउल्ट में अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे जो आपके नीट में आपको मिलेगा। ठीक, चलिए तो मिलते हैं आपसे। और
जिन जिलों में मैं आता रहूंगा, अगर आपको मिलना है तो मैं आपके जिलों में ही मिल जाऊंगा, आपकी जगह पर ही मिल जाऊंगा। ठीक है सरकार, चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।